हेलो फ्यूचर नर्सेस। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और इसी को कंटिन्यूअस बनाने के लिए मैं लेकर के आई हूँ एक नया टॉपिक जो कि है प्री एक्लेम्सिया एंड एक्लेम्सिया। वैसे हम चाहते तो इस टॉपिक को अलग अलग भी पढ़ सकते थे कि प्री एक्लेम्सिया अलग पढ़ लें, एक्लेम्सिया अलग पढ़ लें, बट इसमें क्या होगा कि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो मैं कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ, इसके लिए हम ये दोनों टॉपिक साथ में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बस यही बोलूंगी, ध्यान से सुनिए। कुछ भी समझ में नहीं आए, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके साथ ही अगर कोई और टॉपिक के बारे में आपको डिस्कस करना है तो वो भी आप बता सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया। तो वर्ड आता है प्री एक्लेम्सिया। प्री मतलब पहले, एक्लेम्सिया मतलब यही जो एक्लेम्सिया आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक्लेम्सिया से पहले कुछ सिम्टम्स आएंगे जिनको कि हम प्री एक्लेम्सिया बोलेंगे। प्री एक्लेम्सिया जो है बेसिकली आपका प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है। अब प्रेगनेंसी के टाइम पे जो होगा इसमें क्या होता है कि जो आपका ब्लड प्रेशर होता है तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। जनरली ये माना गया है कि जो ब्लड प्रेशर है उसमें 30 mm ऑफ Hg का इंक्रीमेंट यदि होगा तो वो हमारा प्री एक्लेम्सिया में कंसीडर होता है। और प्री एक्लेम्सिया जो है वो 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के बाद होता है। तो पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन आप नोट डाउन कर सकते हैं। A hypertensive disorder of pregnancy characterized by blood pressure more than or equal to 140/90 mm of Hg after 20 weeks of gestation with proteinuria. proteinuria कितना होगा? more than or is equal to 300 mg per 24 hour। तो इसका मतलब ये है कि जो प्री एक्लेम्सिया है वह एक हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे देखने को मिलता है। और जो फीमेल 20 वीक ऑफ जेस्टेशन को कंप्लीट कर चुकी रहती हैं उनमें ये देखने को मिलेगा। मतलब कि सिम्टम्स पहले भी आ सकते हैं लेकिन जनरली 20 वीक कंप्लीट होने के बाद कोई सिम्टम्स देखने को मिलेगा। और इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो प्री एक्लेम्सिया है उसमें आपको ब्लड प्रेशर इंक्रीज के साथ साथ प्रोटीन यूरिया में भी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। जो इसका रेट है वो ये है कि 300 mg पर 24 आवर। मतलब कि जो 24 आवर का कंसिडरेशन आप देखें तो उसमें 300 मिलीग्राम का इंक्रीमेंट हो, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि एक्लेम्सिया क्या है। सो द अकरेंस ऑफ सीजर और कन्वल्जन और कोमा इन अ वुमेन विद प्री एक्लेम्सिया। एक्लेम्सिया में क्या है कि एक्लेम्सिया में प्री एक्लेम्सिया में जितने सारे सिम्टम्स हैं वो सारे तो होंगे ही। इसके साथ क्या होगा कि सीजर, कन्वल्जन या फिर कोमा की स्थिति भी आ सकती है जिसको हम एक्लेम्सिया बोल रहे हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। आपका ये जो सीजर क्या है और कन्वर्जन क्या है इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि सीजर जो है वो आपका एक सिम्टम्स है, वो आपको पहले पता चल सकता है, उसका ऑरा होता है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपको वॉमिटिंग होने वाली है तो उससे पहले आपको नॉजेटिक फील होगा। तो आपको अगर नॉजेटिक फील हो रहा है तो आप उसके लिए कुछ मैनेजमेंट कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि नॉजेटिक फील हो करके उसी पे स्टॉप हो जाता है, हमें वॉमिटिंग नहीं होती है। तो सेम ऐसे ही आपका ये सीजर और कन्वर्जन है। सीजर में क्या होता है, ऑरा आते हैं, सिम्टम्स आते हैं, आपको पता चलता है, मूड में डिस्टरबेंस होता है, ठीक है। इसके साथ आपको कई बार इंसान एकदम से शांत हो जाता है, बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। और उसके बाद से आप कन्वर्जन आता है। तो बेसिकली आप सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो जो सीजर है तो सीजर आपका मूड स्विंग्स होते हैं, मूड में चेंजेस आएंगे, आपके एक्टिविटी में चेंजेस आएंगे। और जो कन्वर्जन है वो आपका जर्की मूवमेंट है, बॉडी का मूवमेंट है, बॉडी की स्टिफनेस, क्लियर। और इसके साथ अगर कॉम्प्लिकेशन देखें तो कई बार ऐसा होता है कि कोमा की स्थिति भी आ जाती है। और कोमा से आप लोग बहुत अच्छे से अवेयर हैं। रियल लाइफ का तो मुझे पता नहीं लेकिन मूवीज वगैरह देख के बहुत बढ़िया से आपको पता है। इवन अगर आप मूवी वगैरह देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हो, ड्रामा देख रहे हो तो उसमें दिखाए उससे पहले ही आप खुद एनालाइज कर लेते हैं कि ये तो पेशेंट कोमा में चला गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। इसके आगे हम देखेंगे
कि जो एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया है इसके एटियोलॉजिकल फैक्टर क्या है, इसके कॉजेस क्या हैं। तो प्राइमरी ग्रेविडा यानी कि जो मदर फर्स्ट टाइम कंसीव की है, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है, उसको हम प्राइमरी ग्रेविडा बोलते हैं। तो इसमें ऑब्वियसली हो सकता है क्योंकि जो मदर है फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई, ऑब्वियसली उसको टेंशन ज्यादा रहेगा, वो ज्यादा एंशियस रहेगी। तो ऐसे सारे केसेस में आपको एक्लेम्सिया के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। मल्टीपल प्रेगनेंसी, टीनेज या फिर एल्डरली प्रेगनेंसी। टीनेज का मतलब होता है कि 13 टू 19 ईयर्स के बीच में जो भी प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, और एल्डरली प्रेगनेंसी यानी कि जो एज है वो 35 ईयर के बाद फीमेल प्रेग्नेंट हो रही है। नेक्स्ट आता है ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री यानी कि फैमिली में किसी को भी एक्लेम्सिया का हिस्ट्री रहा हो। नेक्स्ट है आपका प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन और डायबिटीज मेलाइटिस और रीनल डिसऑर्डर, या फिर जो फीमेल अभी कंसीव की हुई है जिसको प्री एक्लेम्सिया का आपको कंडीशन देखने को मिला है, हो सकता है कि उसको पहले से डायबिटीज मेलाइटिस हो, हाइपरटेंशन हो, या फिर किसी भी प्रकार का कोई रीनल डिजीज है, तो उसको आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है कि उसको प्री एक्लेम्सिया या फिर एक्लेम्सिया का कंडीशन देखने को मिले। लास्ट वन है मोलर प्रेगनेंसी, हेरिडिटी फ्रॉम मोल, इसी को बोलते हैं। अब हम आएंगे क्लिनिकल फीचर पे। क्लिनिकल फीचर यानी कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा, जिसको अगर आप प्री एक्लेम्सिया में देखें तो प्री एक्लेम्सिया में आपको मिलेगा हाइपरटेंशन आफ्टर 20 वीक, मतलब कि 20 सप्ताह के प्रेगनेंसी के बाद से उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा। नेक्स्ट है प्रोटीन यूरिया, यूरिन में प्रोटीन की मात्रा देखने को मिलेगी। एडिमा, फेस पे, हाथ पैर पे, इन ये सारी जगहों पे आपको एडिमा देखने को मिलेगा। एडिमा मतलब क्या है, स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग होगी। अगर आप वहां पे उसको प्रेस कर रहे हैं तो जो प्रेस किया आपने तो स्किन क्या हुआ, डिप्रेस हो गया, और वो क्या हुआ, बहुत उसको टाइम लगता है फिर से रिवर्ट बैक आने में, उसी को बोलते हैं एडिमा। ये फ्लूइड एक्युमुलेशन की वजह से भी होता है। हेडेक हो सकता है, ब्लड विजन हो सकता है, ऑलिगो यूरिया होगा। ऑलिगो यूरिया का मतलब ये है कि जो यूरिन की जो भी क्वांटिटी है वो कम हो जाए। नेक्स्ट आता है फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, जो भी फीटस वूम में है, ग्रोथ कर रहा है, उसका जो ग्रोथ है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, रिटार्डेशन हो जाएगा, जो ग्रोथ है वो सही से नहीं हो पाएगा, वो अपने माइलस्टोन पे अचीव नहीं कर पाएगा। अब देखिए कि एक्लेम्सिया में क्या सिम्टम्स होंगे। तो एक्लेम्सिया जैसा कि हमें पता है कि जो एक्लेम्सिया है वो प्री एक्लेम्सिया के सारे सिम्टम्स एक्लेम्सिया में आते हैं। जो उसमें एड ऑन होता है वो क्या होता है, टॉनिक क्लॉनिक सीजर। क्योंकि देखो अब सीजर तो हमने पढ़ा है कि यहाँ पे सीजर क्या है, इसके लिए अब हम ये देखेंगे टॉनिक क्लॉनिक सीजर क्या है। तो टॉनिक क्लॉनिक सीजर को ग्रांड माल सीजर भी बोलते हैं। ग्रांड माल सीजर, माल वाला माल नहीं है, ग्रांड माल है, MAL, ठीक है। तो ग्रांड माल सीजर, टॉनिक और क्लॉनिक, ये टॉनिक क्लॉनिक फेज होता है सीजर का। तो टॉनिक फेज में क्या होगा, ये 10 टू 20 सेकेंड्स का होता है, और इसमें जो बॉडी है वो एकदम स्टिफ हो जाएगी, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, एकदम जैसे कि बॉडी जकड़ गई है। और जो क्लॉनिक फेज होता है वो 30 टू 40 सेकेंड्स का होता है, इसमें जर्की मूवमेंट होता है, जो कि आपका थ्रेटनिंग होता है, वॉयलेंट होता है, क्योंकि इसमें मूवमेंट होता है, हाथ पैर में चोट लगती है, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी इंजरी हो जाती है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। टॉनिक क्लॉनिक सीजर को एक साथ हम ग्रांड माल सीजर बोलते हैं। और जो टॉनिक फेज होता है इसमें स्टिफनेस होती है बॉडी में, मसल स्टिफ हो जाता है। और जो क्लॉनिक फेज होता है इसमें क्या होता है कि बॉडी में जर्की मूवमेंट होता है। जर्की मूवमेंट क्या होता है, वॉयलेंट हो जाता है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, और इसके साथ से आपको क्या हो सकता है कि पेशेंट कोमा में भी जा सकता है, कोमा की भी स्थिति आ सकती है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि टाइप्स से आपको माइल्ड प्री एक्लेम्सिया मिलेगा। माइल्ड प्री एक्लेम्सिया में वही कि आपका जनरली प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा। प्रोटीन यूरिया के साथ आपका जो ब्लड प्रेशर है वो 140/90 तक रहेगा। लेकिन आपका अगर सीवियर प्री एक्लेम्सिया है तो जिसमें आपका ब्लड प्रेशर 160/110 से ज्यादा हो जाता है, इसके साथ में जो प्रोटीन यूरिया की मात्रा 300 mg पर 24 आवर था उसमें भी इंक्रीमेंट आता है, और साथ में आपकी जो ऑर्गन है वो डिसफंक्शनिंग हो जाते हैं। और
यहाँ पे आके जो सीरियस एक्लेम्सिया है अगर उसको ट्रीट न किया जाए तो क्या होता है, प्री एक्लेम्सिया का रूप ले लेता है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। तो कॉम्प्लिकेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस और फीटल कॉम्प्लिकेशंस। तो अगर आप देखिए तो जो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन है उसमें आपको देखने को मिल सकता है सेरिब्रल हेमरेज और पल्मोनरी एडिमा। ठीक है, पल्मोनरी एडिमा का मतलब कि जो भी लंग्स हैं, ठीक है, तो लंग्स में क्या होता है, कई ऐसा फ्लूइड एक्युमुलेशन हो जाता है या फिर उसमें स्वेलिंग आ जाती है। सेरिब्रल हेमरेज का मतलब ये है कि उसको ब्रेन हेमरेज हो सकता है या फिर जो भी सेरिब्रम है उन सब में क्या हो सकता है, हेमरेज हो सकता है। ओवरऑल आपको अगर देखें तो हेमरेज के बहुत सारे चांसेस होते हैं और इसलिए होता है क्योंकि इसमें हेमोलाइसिस देखने को मिलेगा जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट है हेल्प सिंड्रोम। हेल्प सिंड्रोम इज आल्सो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मैटरनल एक्लेम्सिया। तो हेल्प सिंड्रोम का मतलब ये है, H स्टैंड फॉर हेमोलाइसिस, E elevated liver enzymes एंड लो प्लेटलेट्स। तो ये आता है आपका हेल्प सिंड्रोम जो कि आपको कॉम्प्लिकेशन में देखने को मिलेगा। फिर आपको देखने को मिलेगा कि जो रीनल फेल्यूर। नेक्स्ट आता है डाइसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन और फिर डेथ। मतलब कि ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि अगर प्री एक्लेम्सिया या फिर एक्लेम्सिया को टाइम से ट्रीट नहीं किया गया तो मदर में ये सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट वी विल गो फॉर फीटल कॉम्प्लिकेशंस जिसमें क्या है IUGR, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन मतलब ये है कि जो फीटस है उस फीटस का जो ग्रोथ है वो रुक जाता है, वो ग्रोथ नहीं हो पाता है। प्री मैच्योरिटी उसके जो भी ऑर्गन्स हैं वो सारे प्री मैच्योर रहते हैं, मैच्योर नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट आता है इंट्रायूटेराइन डेथ। कई बार ऐसा होता है कि जो फीटस है वो वूम्ब में ही उसका डेथ हो जाता है। नेक्स्ट है प्लासेंटल एब्रप्शन। और कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो प्लासेंटा है वो उसके कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है कि प्लासेंटल एब्रप्शन हो जाता है। एब्रप्सिव प्लासेंटा के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप जाकर के क्लासेस देख सकते हैं। तो एब्रप्सिव प्लासेंटा का मतलब ये होता है कि जो प्लासेंटा है वो यूट्रस के जो भी लाइनिंग से वो अटैच है वो क्या होता है, डिटैच होने लगता है। तो डिटैचमेंट ऑफ प्लासेंटा फ्रॉम द यूटेराइन वॉल इज आल्सो नोन एज एब्रप्सिव प्लासेंटा। नेक्स्ट आएगा कि मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे। तो मैनेजमेंट में हम एक्लेम्सिया का अलग मैनेजमेंट करेंगे, प्री एक्लेम्सिया का अलग मैनेजमेंट करेंगे। तो अगर आप प्री एक्लेम्सिया की बात करें तो जो माइल्ड प्री एक्लेम्सिया है उसमें क्या कर सकते हैं, बेड रेस्ट दे सकते हैं। वैसे भी एक्लेम्सिया वाले पेशेंट को जनरली बेड रेस्ट ही प्रेफर किया जाता है। फिर हम क्या करेंगे, जो बीपी है उसको कंटिन्यूअस बीपी मॉनिटरिंग करेंगे। जो प्रोटीन यूरिन में जो प्रोटीन की मात्रा है उसकी भी हम जांच करते रहेंगे। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में आप लेबेटोलॉल दे सकते हैं, नेफिडिपिन दे सकते हैं और मिथाइल डोपा एज पर प्रिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट रेगुलर फीटल मॉनिटरिंग, ये देखने के लिए कि जो फीटस है वो वेलबींग है या नहीं। अगर सीवियर प्रीएक्लेम्सिया है उसमें आप हॉस्पिटलाइजेशन कर सकते हैं यानी कि पेशेंट को एडमिट कर सकते हैं। बीपी को कंट्रोल करने के लिए वही आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दे सकते हैं। प्रिवेंट सीजर विद MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट से हम सीजर को प्रिवेंट कर सकते हैं। प्लान फॉर डिलीवरी और एज पर कॉम्प्लिकेशन, एज पर मैटरनल कंडीशन हम डिलीवरी के लिए प्लान कर सकते हैं कि डिलीवरी को अभी कराना है, डिलीवरी अभी हम करा सकते हैं या फिर हमारे पास इतना टाइम है हम प्रीएक्लेम्सिया को मैनेज करके जो डिलीवरी डेट तक EDD तक हम उसको लेके सकते हैं। नेक्स्ट है एक्लेम्सिया, यानी कि जो प्री एक्लेम्सिया है उसको हम ट्रीट नहीं कर पाए तो अब वो क्या हो गया, एक्लेम्सिया होगा। इसमें कि आपको सीजर भी देखने को मिल रहा है। तो इमरजेंसी केयर, इमरजेंसी केयर में आता है आपका ABC यानी कि एयर ब्रीदिंग और सर्कुलेशन, इसकी बेसिस पे हम उसका केयर करेंगे। नेक्स्ट है कंट्रोल सीजर। सीजर का या फिर आप बोल सकते हैं एक्लेम्सिया का ड्रग ऑफ चॉइस होता है MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट। बीपी को कंट्रोल करने के लिए वही हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देंगे, लेबेटोलॉल, नेफिडिपिन और मिथाइल डोपा। ऑब्स्टेट्रिकल मैनेजमेंट के बेसिस पे हम ये देखेंगे ऑब्स्टेट्रिकल मैनेजमेंट क्या कर रहे हैं। देखो क्योंकि प्री एक्लेम्सिया को हम फिर भी मैनेज करके जो फीमेल है उसको डिलीवरी डेट तक हम
एक्सटेंड कर सकते हैं, बट एक्लेम्सिया में ये बहुत कम चांस होता है। तो इसके लिए अगर हमें ऑब्स्टेट्रिकल मैनेजमेंट करना पड़े तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर मैटरनल कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो रहा है तो जो भी प्रेगनेंसी है उस प्रेगनेंसी को हमें टर्मिनेट करना पड़ता है, या फिर मदर अगर ईडीडी की तरफ जा सकती है। ईडीडी मतलब एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। तो ईडीडी तक अगर पहुंच रही है तो हम फिर प्लान करते हैं कि इंडक्शन ऑफ लेबर। लास्ट वन है मॉनिटर यूरिन आउटपुट, रिफ्लेक्सेस और रेस्पिरेटरी रेट। ये सारी चीजें हम मॉनिटर करते रहते हैं ताकि देखें कि उसमें क्या चेंजेस आ रहा है। आई होप आप लोगों को एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया समझ में आया होगा। तो बेसिकली आज हमने एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया के बारे में देखा। जो प्री एक्लेम्सिया है इसमें क्या होता है, एक हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है, और इस हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर में जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज कितना होता है, तो 140/90 mm ऑफ एचडी। साथ में प्रोटीन यूरिया भी इंक्रीज होता है। जो प्रोटीन यूरिया है वो आपका 300 mg पर 24 आवरली। अगर आप एक्लेम्सिया की बात करें तो जो प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन है वो सारे एक्लेम्सिया में होते हैं। उसमें एड ऑन हो जाता है सीजर। तो सीजर या फिर कन्वर्जन देखने को मिलता है। इसके साथ हमने डिस्कस किया कि रिस्क फैक्टर क्या है, टाइप्स ऑफ प्री एक्लेम्सिया हमने देखा, कॉम्प्लिकेशंस देखे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखा, इसके साथ साथ हमने मैनेजमेंट देखा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।